हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक मौर्य वंश, जिसमें हम मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो मौर्य वंश के शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य जो शासक रहे बिंदुसार, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। देखिए, इसमें कई सारे बड़े बड़े शासकों का शासन रहा, तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। यानी आज हम मौर्य वंश के दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे और फिर कल की क्लास में हम लोग जो अन्य दो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो मौर्य वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है उससे पहले देख लेते हैं। तो ये 321 BC से 185 BC तक लगभग मौर्य वंश का जो शासनकाल है वो माना जाता है। यानी मौर्य वंश 321 BC से 185 BC तक चला। और मगध की गद्दी पर सबसे महत्वपूर्ण वंश अगर कोई माना जाता है तो वो है मौर्य वंश। अभी तक था हर्यक वंश, और जब मौर्य वंश आया, मगध साम्राज्य से रिलेटेड ही ये वंश था। और जब मौर्य वंश का शासन आया तो जो मगध साम्राज्य था उसका और ज़्यादा विस्तार हुआ। अभी हम देखेंगे कितना ज़्यादा विस्तार। हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर लगभग पूरे इंडिया, और साथ ही साथ जो आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला एरिया है वो भी पूरी तरीके से मौर्य वंश के अंडर में आता था। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को। तो जो इसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमने कल के क्लास में पढ़ा था, जब लास्ट में हमने आपको बताया था घनानंद के बारे में। तो घनानंद को यानी घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और इनके पीछे इनको इस वंश का संस्थापक बनाने में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है चाणक्य का। चाणक्य जो कि सलाहकार हुआ करते थे घनानंद के शासनकाल में। और ये एक दिन इन्होंने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, खेलते समय इन्होंने देखा। और फिर यानी चाणक्य ने इनके अंदर एक प्रतिभा देखी, एक राजा वाली प्रतिभा देखी। और ये इन्हें लेकर तक्षशिला पहुँचे और वहाँ पर इनको शिक्षा दीक्षा दी, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, इनको कूटनीति सिखाई और फिर इनसे घनानंद की हत्या करवाई। और इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई। और ये काफ़ी यानी एक बड़े राजा भी हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय हमने पढ़ा था घनानंद के समकालीन ही, सिकंदर के समकालीन, यानी सिकंदर ने उस समय आक्रमण कर दिया था इंडिया में। और यूनानियों का हम इस कह सकें कि यूनानियों ने भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया था, अलग अलग जगह पर वो कब्जा करते जा रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत को मुक्त किया था यूनानियों से, और इसीलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अन्य नामों में जो यूनानियों ने नाम दिए थे उनमें था सेंड्रोकॉटस के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। और मगध के विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राजधानी की, तो इस समय जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी। तो बीच में देखिए कई जगह जो हमने अन्य वंशों के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर कई बार जो राजधानी है वो बदली है, लेकिन मौर्य वंश के शासनकाल में जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही थी। और जो इनके राजनीतिक गुरु थे, तो जैसा कि हमने आपको बताया चाणक्य के द्वारा इनको कूटनीति की शिक्षा दी गई थी। तो राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम इनका विष्णुगुप्त हुआ करता था, और ये तक्षशिला में आचार्य थे। और साथ ही साथ घनानंद के शासनकाल में PM और सलाहकार भी हुआ करते थे। और चाणक्य के बारे में हम इनकी जो बायोग्राफी है उसको हम एक अलग क्लास में यानी अलग क्लास में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, चाणक्य के बारे में, क्योंकि इनकी बायोग्राफी काफ़ी बड़ी है। और एक वीडियो में हम इनके बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इनकी कूटनीतियाँ रहीं और क्या इनके जो इन्होंने कई सारे जो यानी अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए चाणक्य के द्वारा, और इनका ही योगदान रहा मौर्य वंश को आगे ले जाने में। तो ये इनके राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। और बात करें अगर हम धार्मिक गुरु की, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। तो धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु।
भद्रबाहु धार्मिक गुरु हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब देखिए एक जो इम्पोर्टेंट फेज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध भी था इनके जीवन काल का, और वो था सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। अब सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो इसने भी भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर का भी उद्देश्य था पूरे विश्व को जीतना, और सिकंदर ने भारत में आक्रमण भी कर दिया था। तो सिकंदर का ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और इसका भी उद्देश्य था भारत में कब्जा करना, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध भी किया और ये पराजित हो गया, और फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की, और संधि के तहत इसने जो काबुल वाला, यानी जो इस समय अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, काबुल है, कंधार है, और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान प्रांत है, ये सभी पहले सिकंदर के कब्जे में हुआ करते थे, और सिकंदर की मृत्यु के बाद ये सेल्यूकस निकेटर ने इन क्षेत्रों में कब्जा कर रखा था। तो ये सभी जो क्षेत्र थे, यानी काबुल वाला क्षेत्र, कंधार वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, ये जो सब क्षेत्र इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, क्योंकि ये पराजित हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसलिए इसने संधि भी की, और साथ ही साथ अपनी बेटी हेलेना का जो विवाह था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर ने कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर के बारे में, सिकंदर का सेनापति था और ये पराजित हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और इस प्रकार से जो यूनानियों को देश से बाहर भगाने का जो कार्य किया वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था, इसीलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और इनके समय में जो राज्यपाल हुआ करता था, एक जो गुजरात वाले प्रांत में राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, पुष्यगुप्त इसका नाम हुआ करता था, और इसने क्या किया था, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और तो इस प्रकार से जब सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया और ये वाले जो क्षेत्र भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, तो मगध साम्राज्य यानी जो मौर्य वंश का जो शासन था, जो एक्सपेंशन था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। और आप देख सकते हैं मैप की सहायता से कि देखिए कितने एरिया में मगध एम्पायर यानी मौर्य एम्पायर हुआ करता था। देखिए पहले मगध साम्राज्य जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था छोटा सा एरिया ही केवल मगध साम्राज्य के अंडर में आता था, मगध महाजनपद के अंडर में उतना ही एरिया आता था। बट अब आप देख सकते हैं अगर हम इतना एरिया छोड़ दें इंडिया का, तो इतना एरिया छोड़कर बाकी जितना एरिया है सभी मौर्य एम्पायर के अंतर्गत ही आता था। और साथ ही साथ जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ से इंडिया का मैप इस प्रकार से होता है, तो यहाँ का जो एरिया है यानी जो तक्षशिला है और इस तरफ जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, यहाँ तक के जो एरियाज थे सभी मौर्य एम्पायर के अंतर्गत ही आया करते थे। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विस्तार किया मौर्य वंश ने, और जिसमें एक महान योगदान रहा चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने स्थापना की थी इस मौर्य वंश की। तो इतने सारे एरिया में शासन हुआ करता था मौर्य वंश का। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत को दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो ये भी आपको याद रखना है, ये राजदूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। और इसने एक बुक की रचना की थी, यानी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका राजनीतिक बुक है, यानी राजनीति पर आधारित ये बुक है इंडिका। तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा, मेगस्थनीज के द्वारा, जो कि राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। और साथ ही साथ जो अन्य बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, हमने आपको पहले ही बताया, जैन धर्म को मानने वाला। तो फिर इसने क्या किया, फिर इसने बाद में अपने पुत्र बिंदुसार को जो सत्ता थी वो वहाँ पर सौंपी। और उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, और वहीं पर संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त
मौर्य की मृत्यु हुई संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने प्राणों को त्यागा, कि जैन धर्म में जो कि एक विधि होती है, और इसके बारे में हमने आपको बताया भी है जब जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ाया था। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में हुए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन यानी अपने जीवन के आखिरी दिन कहाँ बिताए थे, तो वो बिताए थे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। तो ये स्थान का नाम आपको याद रखना है। संलेखना विधि से यहीं पर मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, वो वहाँ पर गद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में। तो वो था बिंबिसार और ये है बिंदुसार, और ये भी अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र था। जैसे पिता की योग्यता थी चंद्रगुप्त मौर्य जितने योग्य थे, उतना ही योग्य ये भी था बिंदुसार। तो इसीलिए इसे योग्य पिता का योग्य पुत्र भी कहा जाता है। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का विनाशक। और ये भी काफ़ी साहसिक राजा हुआ करता था, साहसिक जो शासक था वो हुआ करता था, और शत्रुओं का विनाशक इसे कहा जाता था, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी ये हुआ करता था। और इसने 16 राज्यों में, ऐसा कहा जाता है 16 राज्यों का विजेता हुआ करता था। 16 राज्यों को इसने जीत लिया था। इतना ज़्यादा ये बहादुर जो राजा ये हुआ करता था। और इसके साथ ही साथ इसने सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस प्रथम, उनसे यानी बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी। तो कौन कौन सी वो 3 चीज़ें थी? उसमें शामिल था सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक। तो ये 3 चीज़ों की मांग की थी बिंदुसार ने, यूनानी शासक थे। और इसमें उसने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भेज दी थी, बट दार्शनिक नहीं भेजा था, क्योंकि ये यूनान के कानून के विरुद्ध था। और इसके दरबार में भी एक राजदूत आया था, तो उसका भी आपको नाम याद रखना था। इस राजदूत को का जो नाम था वो था डायमेकस। तो डायमेकस एक राजदूत था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। और यहाँ पर इस डायमेकस से ही 3 चीज़ें मांगी थी बिंदुसार ने, इसमें सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक शामिल है। और फिर क्या होता है कि जो बिंदुसार था, इसने, ऐसा कहा जाता है 16 पत्नियाँ थी इसकी और 101 पुत्र। 16 पत्नियाँ और 101 पुत्र थे बिंदुसार के। और एक बार क्या होता है कि तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, तो ये सबसे पहले भेजता है अपने बड़े पुत्र, यानी सबसे बड़ा जो पुत्र था सुसीम, सुसीम को सबसे पहले भेजा जाता है। तो सुसीम यहाँ पर हार जाता है, वो तक्षशिला के विद्रोह को कम नहीं कर पाता। फिर यहाँ पर भेजा जाता है अशोक को। अशोक भी इसका ही पुत्र है, बिंदुसार का ही पुत्र है अशोक। तो अशोक ने इस तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया। तो इस विद्रोह को किसने दबाया? ये दबाया था अशोक ने। और अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और स्वयं ही गद्दी पर बैठा, यानी मौर्य वंश का अगला शासक बना यहाँ पर अशोक। तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि उस अशोक के बारे में भी एक डिटेल में बात करेंगे। और क्योंकि उस कई सारी स्टोरी जुड़ी हैं अशोक से, और इसे महान, अशोक महान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण शासक था मौर्य वंश का। और अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर इसने प्रचार किया, साथ ही साथ मौर्य वंश को आगे बढ़ाने में भी इसका योगदान रहा है। तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।